आम आदमी पार्टी वो बीजेपी में छिड़ा घमासान। घोटाले को छोटा बता के 1 करोड़ का कह देना एफआईआर में लिखा है, उत्तर नहीं हो सकता। दूसरे विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, ये उत्तर नहीं हो सकता। और अरविंद केजरीवाल जी शीशे में खुद को देख के बड़ा नेता समझते हैं। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, जनता की आंखों से खुद को एक बार देखे तो बता दे रहा हूं, मनीष सिसोदिया न टूटने वाले हैं न डरने वाले हैं, क्योंकि वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं। आपकी इस प्रकार की बंदर घुड़कियों से और ईडी सीबीआई की फर्जी कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं हैं। देखिए, जो लोग जिन्होंने मुझे मैसेज दिया, उन्होंने मुझे कहा कि वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जी को हम नहीं ज्वाइन कराया था, असम में हेमंत शर्मा जी को हमने ज्वाइन कराया था, फिर नारायण राणे जी से लेके और जो और तो हम इस प्रेस वार्ता में एक बहुत बड़ा खुलासा आपके समक्ष करेंगे। और उससे पहले मैं ये जरूर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ दिनों से और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, सांसद हैं, श्री बिदूड़ी जी हमारे साथ हैं आज, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य गुप्ता जी थे कल, बार बार जो मुख्य मुद्दा है उस पे अरविंद केजरीवाल जी को लाते हैं। ये जनता के प्रश्न हैं, इसका उत्तर दे दीजिए। लेकिन विचित्र आपकी पाप राजनीति है। जो प्रश्न जनता पूछ रही है वो अरविंद केजरीवाल जी सुन पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि निरुत्तर है, भ्रष्टाचार पकड़ा गया है, तो गोल पोस्ट के साथ भाग रहे हैं। जनता प्रश्नों का गोल दाग रही है और वो गोल पोस्ट बदलते हैं। कभी न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख पे पहुंच जाते हैं, कभी राजनीतिक द्वेष बताते हैं, कभी मोदी जी वर्सेस अपने को ही एक बड़ा नेता बताने लगते हैं, कभी विधानसभा के चुनाव पे चले जाते हैं। लेकिन ये सब जो आप कर रहे हैं ये आपके काम आएगा नहीं। आज सबसे पहले शुरुआत करूंगा खिसियाए हुए अरविंद केजरीवाल जी और एक्यूज्ड नंबर 1 मनीष सिसोदिया कहने लगे कि मेरे पास एक संदेश आया है भाजपा का। मैं इतना ही कहूंगा, जिनकी नीयत खोटी है, सोच छोटी है, उनको कोई क्या तोड़ेगा। आपका अहंकार तो दिल्ली की जनता तोड़ रही है। ये सब अनर्गल बातें करना बंद करिए। और आपको अगर इस बात का अहंकार है कि आप भ्रष्टाचार करके जनता का जो रुपया है उसे लूट कर उत्तर भी नहीं देंगे, बहुत जिम्मेदारी से हम कहते हैं आपका अहंकार और गुरूर भी टूटेगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनता का जो एक एक रुपया है उसकी वसूली हो। जो बड़ा खुलासा हम करेंगे, आप सब जानते हैं कि 24 घंटे की मोहलत कल दी गई थी कि अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप ईमानदार हो, कट्टर ईमानदार हो, तो जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर दे दीजिए। जनता से आप आंखें नहीं मिला पाएंगे, लेकिन कम से कम प्रश्नों के उत्तर तो दीजिए। 24 घंटे पूरे हो गए,
उत्तर में आया एक ट्वीट में फिर वही अनर्गल बातें। तो इसलिए हमने सोचा कि जनता के जो सवाल हैं पुनः आपके समक्ष रखें और ये दिखाएं कि ये छोटे भ्रष्टाचारी नहीं हैं, ये कीर्तिमान बना रहे हैं भ्रष्टाचार का। आबकारी नीति कैसी हो, इसकी एक कमेटी का गठन हुआ और आज की प्रेस वार्ता में प्रमुख बिंदु यही रहेगा कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया। सिफारिश हो रही है क्या और नीति ला रहे हैं क्या। और चुनौती देके कहता हूं, अगले 24 घंटे में जो प्रश्न उठा रहे हैं हम लोग, जनता को यह जानने का हक है ये जो आबकारी नीति आप सिफारिशों को अनदेखा करके लाए, लूट खसोट मचाने के लिए आपने ऐसा क्यों किया। तो आबकारी नीति कहती है, सिफारिश जो हुई, इस कमेटी में वरिष्ठ लोग सम्मिलित थे। पहले मैं बताऊंगा कि कमेटी की सिफारिश क्या थी। कमेटी ने कहा जो होलसेल का ठेका होगा L1, ये सरकार अपने पास रखे। और मैं पढ़ रहा हूं 1.1.1 एक वाक्य और अरविंद केजरीवाल का झूठ भी पकड़ा जाएगा और भ्रष्टाचार भी उजागर हो जाएगा। IMFL trade should be revamped by bringing the entire wholesale operations under one government entity. क्यों? जब सरकार की संस्था के तत्वाधान में होगा, पारदर्शिता भी रहेगी, घोटाला भी नहीं होगा, कार्टेल भी नहीं बनेगा और जो मुनाफा होगा वो मुनाफा राजकीय कोष में आएगा, जनता के लिए लगेगा। लेकिन किया क्या? सिफारिश ये और जो नीति आई, सरकार में रहते हुए ये पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है जिनको सरकारी संस्थाओं से ही नफरत है। इन्होंने ये जो बड़ा कारोबार था, एक बड़ा घोटाला करने के लिए निजी लोगों को दे दिया। सरकार निजी, सरकार में पैसा जनता के पास, निजी में वापसी होके अरविंद केजरीवाल जी की तिजोरी में। सर्वोच्च न्यायालय का कानून है, एक्साइज एक्ट है, GNCTD एक्ट है। आपने इतना बड़ा उल्लंघन किया, जो सिफारिश थी उसका विपरीत करते हुए कोई टेंडर नहीं, कोई पब्लिक नोटिस नहीं। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि जो संसाधन सरकार के होंगे उसमें सम्मिलित होने का अवसर हर नागरिक को देना होगा। द स्टेट लार्जेस्ट has to be distributed in a manner which is most beneficial for the people of the country. अरविंद केजरीवाल जी, मुझे पता है आप ये प्रेस वार्ता देख रहे हैं, आप निरुत्तर हैं। जनता ये पूछ रही है आपने क्यों नहीं कोई पब्लिक नोटिस दिया? क्या ये वाजिब सवाल नहीं है? और सबसे बड़ी बात है, जो कमीशन था उसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया निजी व्यक्ति को। क्यों? ये पॉलिसी का कागज है। मैं समझता हूं ये सिफारिश है, सरकार की संस्था निजी,
आपने कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया, टेंडर नहीं निकाला, क्योंकि आप चाहते थे कुछ चुने हुए विशेष व्यक्ति जो कि आपकी तिजोरी भरे, उनको ही टेंडर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है, जब कमीशन 2% थी उसको 12% करा, तो ये जो राजस्व का नुकसान हुआ इसकी भरपाई कौन करेगा? कट्टर बेईमान सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जी, आप ये तो बता दीजिए। इसके बाद ये सिफारिश की गई है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा आता है, एक लाइन पढ़ूंगा और इसलिए पढ़ूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी कोई बात रखती है तथ्यों के आधार पे, बड़ी ईमानदारी से, जनता की बुलंद आवाज बन के रखती है, और जो भ्रष्टाचारी होते हैं, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग होते हैं, ये थर-थर कांपते हैं। मैं प्रमाण लेके आया हूं, सिफारिश हुई कि जिन व्यक्ति को रिटेल वेंडिंग का ठेका जाएगा वो लॉटरी सिस्टम से जाएगा। देयर शुड बी अ न्यू लॉटरी, इट इज रिकमेंडेड। और इसकी वजह भी वही है, जब लॉटरी होगी तो भाग लेने वालों की संख्या ज्यादा होगी, ज्यादा राजस्व आएगा। लेकिन किया क्या गया? पूरे दिल्ली क्षेत्र को 32 जोन में बांटा गया, लॉटरी नहीं की गई, और 16 ऐसे शराब के कारोबारी जो कि इनके साथ मिली भगत में इनको रुपया देंगे, उनका चयन करके हर किसी को 2 जोन दे दिए। अब ये बड़ा चिंताजनक है कि आप अपनी आबकारी नीति जो बनाते हैं उसमें सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनका विवेक जरूरी नहीं है। जिनको भ्रष्टाचार करना है वो बता रहे हैं कि आबकारी नीति में ये वाला क्लॉज हमें पसंद नहीं है। 30 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है उसको माफ कर दी, 144 करोड़ रुपए जो देने हैं सरकार को उसको माफ कर दी। ये तभी होता है अरविंद केजरीवाल जी, जिसको जनता ने जिम्मेदारी दी हो ईमानदारी से जनता की सेवा करने के लिए, वो खुद बेईमान हो जाए। और तीसरी बड़ी बात, ये बहुत अहम है, ये स्पष्ट था सिफारिशों में कि 10% जो है वो लाइसेंस फीस को बढ़ाया जाएगा रिन्यूअल पे। यहां पे और बड़ी एक लूट हुई। सिफारिश को आबकारी नीति में लाया गया और लिखा गया एड 10% टू अकाउंट फॉर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 10% ऑफ क्लॉज 6 में जो है उन्होंने बताया कैसे रेवेन्यू होगा। और इसके साथ उन्होंने कहा कि 10% बढ़नी चाहिए। लेकिन जब इसको लागू करने की बात आई, दबाव में आते हुए कहीं हमारी ये काली कमाई रुक ना जाए, ये 10% जो है वो लिया ही नहीं गया। इससे अनुमान है ये करीब 900 करोड़ रुपए का नुकसान राजस्व को हुआ। 900 करोड़ रुपए केवल इस 10% जो बढ़ोतरी होनी थी रिन्यूअल पे फीस में, वो ना लेने से। अब ये सारी बातें कहते हुए
मैं इतना ही कहूंगा, जैसा हमने कल भी कहा था, मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं 1 करोड़ का जो नंबर है वो एफआईआर में लिखा है। 1 करोड़ हो या 900 करोड़ हो या 9000 करोड़ हो या इससे भी ज्यादा बढ़कर हो, ये तो विवेचना का विषय है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई सामने आएगी। और मनीष सिसोदिया जी, आप कहते हैं मैं झुकूंगा नहीं। अरविंद केजरीवाल जी सर्टिफिकेट देते हैं, ये कट्टर ईमानदार हैं। ये बात अलग है कि आजकल जिसको कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट अगर अरविंद केजरीवाल दे देते हैं तो वो जेल की सलाखों के पीछे जरूर जाता है। और ये भी बात स्पष्ट कर दें, अगर विवेचना पूरी तरह से हुई, सामने आई और आपका भ्रष्टाचार सामने आया, तो आप कानून के सामने झुकेंगे भी और आपका भ्रष्टाचार रुकेगा भी। गलतफहमी में मत रहिएगा। कानून और जांच एजेंसी अपना काम करेंगी, पूरी तत्परता से कर रही हैं। मैं 24 घंटे पुनः भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको देता हूं इस चुनौती के साथ कि अगर आप कट्टर ईमानदार हैं, जैसा आप अपने आप को प्रमाणित करते हैं, बाहर निकल कर आइए और जो सवाल जनता के हैं उनका उत्तर जरूर दीजिए। और अगर आपको लगता है इन सभी गंभीर आरोपों का उत्तर न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है और इश्तिहार का बजट बढ़ाकर टिम्बकटू टाइम्स में भी आप एक इश्तिहार दे के बच जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। सत्य बाहर आएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रेम जी से कहूंगा कि आगे की कार्रवाई करें। आदरणीय रमेश दुबे जी से आग्रह है कि आपको संबोधित करें। मैं सभी का स्वागत पुनः एक बार करते हुए, गौरव जी ने जैसे कहा है, केवल उन तथ्यों की तरफ ध्यान ले जाना चाहता हूं कि जिन तथ्यों के आधार पर वो बार बार चीज को डाइवर्ट करके और विषय से भटकाना चाहते हैं। गलत स्टेटमेंट देकर, गलत ट्वीट करने के बाद वो सोचते हैं कि दिल्ली वासियों का, देशवासियों का ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। क्या कह रहे होंगे वो लोग 80% जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार से, 2G स्पेक्ट्रम से लेकर कोयल घोटाले से लेकर देश को बर्बाद किया 10 साल में कांग्रेस ने, उससे त्रस्त होकर लोग इनके ऊपर विश्वास करके इनके साथ लगे थे। उनकी आत्मा रो रही है। उन्होंने सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी की तरह प्रधानमंत्री नहीं बनना था। उन्होंने देश से दीमक की तरह चाटने वाले भ्रष्टाचारी कांग्रेस को हटाकर इनके ऊपर विश्वास करके इनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने की पहल दिल्ली के लोगों ने की थी। क्या उनकी आत्मा रो रही होगी अब कि जिनको इनकी तरह मुख्यमंत्री, मंत्री नहीं बनना था, सत्ता के लिए किसी स्तर तक भी जा सकते हैं, कभी सोचा नहीं होगा। वो आज लोग निश्चित रूप से इस बात को लेकर बहुत प्रताड़ित हो रहे होंगे कि विषय को बार बार, भ्रष्टाचार के नाम से आने वाला व्यक्ति विषय को बार बार इधर उधर करने के बाद अपने रफूगरों को सामने एक स्क्रिप्ट लिखकर और टेलीविजन के ऊपर रोज 2-3 रफूगर बैठ जाते हैं जो रफूगरी करनी शुरू कर देते हैं। कौन बीजेपी में आ रहा है, कौन बीजेपी से जा रहा है। अरे भाई, इधर उधर की बात ना करो। ये बताइए कि आपने जो कहा अभी गौरव जी ने, जैसे कि 1 करोड़ की बात हुई थी, कोई 8 करोड़ कह रहा है, 1100 करोड़ कह रहा है, आप उसमें प्राइमा फेसी पहले अभियुक्त है एफआईआर के अंदर। 15 लोगों का लेन देन, आप 15 लोग और एफआईआर में हैं। आपने जो ये अपनी जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जो आपने लीकर पॉलिसी बनाई थी, उस पॉलिसी में ये भी विषय शामिल था जिसको आप खाने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्यों नहीं हुआ? आपने कहा हम इंडिविजुअल लोगों को लॉटरी के सिस्टम से
द ओनली इंडिविजुअल कैन अप्लाई फॉर द लाइसेंस। तो आपने कार्टेल और इन बड़े बड़े लोगों को, इन कंपनियों को, भगवती ट्रांसपोर्ट, लोआ गारमेंट, पाथवे टू HR सॉल्यूशन, इन लोगों को जो देने का काम किया, तो आपने जो लोगों को कहा कि जो पब्लिक मुझे अपना रेफरेंडम देकर कहेगी मैं वो काम करूंगा। कमेटी ने रिपोर्ट दी, कमेटी की रिपोर्ट को धत्ता बताते हुए आपकी क्या रिश्तेदारी हो गई पूछना चाहते हैं आपसे अरोड़ा बंधुओं से, क्या रिश्तेदारी हो गई आपकी विजय नायर जी से, क्या रिश्तेदारी हो गई आपकी अर्जुन पांडे जी से, कि जिन लोगों के साथ ओबराय में बैठकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने दफ्तर में ना बुलाकर उनको नवाजा जा रहा था, ओबराय में डील की जा रही थी। 32 जो जोन थे, हर जोन के अंदर, हर जोन के देने वाले व्यक्ति को जो 2-2 जोन के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, उनसे सीधा 3-3 करोड़ रुपया आपने लिया नहीं लिया, ये बताइए क्या रिश्तेदारी थी उन जोन के 16 जोनों से। और उसके बाद जो दुकानदार थे, उन दुकानदार से, जो रिटेल के दुकानदार, जब सीबीआई गहराई में जाएगी और पूछेगी, तो जो रिटेल के दुकानदार जिस जोन में अलग दुकानदार थे, क्या आपके मनीष सिसोदिया जी ने आपसे केजरीवाल साहब बात करके ये तय नहीं किया था कि हर दुकानदार 2.5 लाख रुपए महीने हमको देगा, इसलिए हमने उनका कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। वो दुकानदार भी सामने आएंगे जिन लोगों से आपने 2.5 लाख रुपए मंथली के लेने तय किए थे अपने अरोड़ा बंधु एंड कंपनी से इकट्ठे करवाने के बाद। आपसे मैं ये पूछना चाहते हैं हम केजरीवाल साहब से, जवाब उनके पास होता नहीं है। डाइवर्ट करने की बात आप कह रहे हैं कि बार बार ये पॉलिसी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अब पूरा देश जान चुका है, आपके फॉलोअर भी जान चुके हैं कि जब अच्छी पॉलिसी थी तो आपने इसको विड्रॉ क्यों किया, जो बार बार सिसोदिया साहब कहते हैं और आप लोग मिलकर कहते हैं। आपने जो इन लोगों को इंटरनेशनल बियर, जिसका आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब उनसे ओबराय में बैठ के मीटिंग की तय की, तो इंटरनेशनल बियर के ऊपर 50 रुपए पेटी के हिसाब से दिल्ली की जनता के लूटने के लिए वो कीमत क्यों बढ़ाई गई, ये एक सवाल उठता है। बताइए आप, इसमें आपका कोई लेन देन नहीं था। 144 करोड़ रुपया 30 क्यों छोड़े, वो आपको गौरव जी ने बता दिया है। इसलिए भाइयों, हम एक केवल जानना चाहते हैं केजरीवाल साहब से, अगर कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया जी हैं, तो कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया जी को स्क्रिप्ट लिखकर आप जब टीवी पर बैठाते हैं, बैठाने के बाद इंडिपेंडेंटली आप मनीष सिसोदिया को क्यों ये बात नहीं कह रहे हो कि सतेंद्र जैन की तो बीवी ने कह दिया है कि केजरीवाल साहब अगर हमें मंत्रालय से हटा दिया गया तो सुन लो आप, ये भी एक जांच का विषय, केजरीवाल के फोन का चेक होना चाहिए कि उनकी बीवी ने धमकी दी कि सतेंद्र जैन को मंत्री अगर हटा दिया गया, सारा पैसा हवाला के माध्यम से आपके पास पहुंचा है मंत्री जी सतेंद्र को बनने के लिए, हम आपका नाम कोर्ट तक कर देंगे। अब एक नई बात निकल कर आई है, गिड़गिड़ा रहे सिसोदिया जी के पैरों में कि सिसोदिया साहब मैं बाहर रहूंगा तो मना लूंगा, क्रेडिबिलिटी तो देश की मैंने जीते, तुम मेरी वजह से मंत्री हो। इसका भी जवाब दे कि क्या सिसोदिया को आपने एश्योर नहीं किया है और सिसोदिया ने आपको एश्योर नहीं किया है कि मैं भाजपा में, मुझे कॉल किया जा रहा है, बुला रहे हैं और मैं ईमानदार आदमी हूं। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को, देशद्रोही व्यक्ति को, जो सीए के तरह सर तन से कलम करने वालों का मदद करने वाला सिसोदिया, भाजपा ऐसे लोगों को चिमटे से भी न छुएगी। भाजपा ऐसे लोगों को जो किसानों के रूप में यहां पर खालिस्तानी बॉर्डर पर आकर बैठ गए थे, उनकी समर्थन देकर उनके साथ चलेगी। भाजपा ऐसे लोगों को चिमटे से भी नहीं छुएगी। जो राष्ट्र विरोधी लोग होंगे, अपने केवल सत्ता पर बना रहने के लिए कितने भी गिर सकते हैं, ये भाजपा आपसे पूछना चाहती है। इधर उधर की बात ना करो, ये बताओ एक्साइज पॉलिसी में, तुम्हारी बनाई पॉलिसी में ये आपने करोड़ों रुपए का जो घोटाला किया था और एफआईआर में कुछ नहीं है। अफसर बहुत बढ़िया थे, बहुत अच्छे थे। अरे भाई, अफसर तभी बढ़िया होते हैं, फल तभी बढ़िया होता है जब वृक्ष बढ़िया होता है। अगर उन अफसरों को चलाने वाला एडमिनिस्ट्रेटर मोदी साहब अच्छे हैं तो अफसर अच्छे हैं। आपकी तरह चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट करके, उन अफसरों को दबाकर, ब्लैकमेल करके वो काम नहीं होता है। अफसर अपने काम का ईमानदारी से निर्वाह कर रहे हैं। वो अफसर नहीं है कि आप जीवन में कभी कमिश्नर नहीं रहे इनकम टैक्स के, और आपने सबसे बड़ा झूठ बोला कि मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था, मैं भ्रष्टाचारी होता तो करोड़ों लूट लेता। ये बताइए आप इनकम टैक्स कमिश्नर कौन से सन में थे? कितना बड़ा झूठ आपने धोखा लोगों को दिया है। अब ये झूठ आपके एक्सपोज हो रहे हैं। आप सब लोगों के माध्यम से हम ये बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि सब देशवासी केजरीवाल से पूछे, बाद की बातें बाद में करेंगे।
इधर उधर की बातें ना करो, ये बताओ एक्साइज पॉलिसी के अंदर क्या हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के प्रश्न आते हैं गौरव जी, आप लोग बार-बार अरविंद केजरीवाल अरविंद के तौर पर गुजरात की बात करते हो, कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बीजेपी ने अपनी पार्टी में लिए, तो टू द पॉइंट जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब नहीं आ रहा, तो कैसे ये पूरा डेलीगेशन है वो आप लोग साबित करें, कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं तो आभार व्यक्त करूंगा, आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार भी ये मान रहा है कि हम बार बार जनता की आवाज़ बन के सवाल पूछ रहे हैं और उधर से उत्तर नहीं आ रहा। और आपने कहा कि कैसे इंसाफ होगा, जनता को इंसाफ मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी और इस देश में न्यायालय है, विवेचना चल रही है, उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, इसीलिए मैं उस क्षेत्र में नहीं जा रहा। लेकिन कुछ बड़े प्रश्न जरूर उठते हैं। किसी लेख को दिखा देना आपके घोटाले का उत्तर नहीं हो सकता। उस घोटाले को छोटा बता के 1 करोड़ का कह देना एफआईआर में लिखा है उत्तर नहीं हो सकता। दूसरे विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, ये उत्तर नहीं हो सकता। और अरविंद केजरीवाल जी शीशे में खुद को देख के बड़ा नेता समझते हैं। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, जनता की आंखों से खुद को एक बार देखें तो बहुत बौने मिलेंगे, बहुत बेईमान मिलेंगे और बहुत कायर मिलेंगे, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे। गौरव जी, एक सवाल है, जाति कार्ड भी खेलने की कोशिश की है महाराणा प्रताप की वो गजल में फांसी पर लटका देना, लेकिन वो इतना करना नहीं। देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि अभी तो बहुत कार्ड खेले जाएंगे, विक्टिम कार्ड भी है, बाकी कार्ड भी है, लेकिन ईमानदारी की नीयत से इसी मंच से बार बार ये सवाल पूछेंगे और जो सवाल सामने आएंगे जनता की आवाज बन के हम लोग पूछते रहेंगे। और जब भ्रष्टाचार होता है तो उससे प्रताड़ित हर व्यक्ति होता है। ये भ्रष्टाचार का नया फॉर्मूला आम आदमी पार्टी का हो सकता है, जिसमें वो जात लाएं, धर्म लाएं, विदेशी ताकतें लाएं, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और अरविंद केजरीवाल जी की चुप्पी ये सिद्ध कर रही है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है। देखिए, जैसा मैंने कहा, आज का जो विषय है वो हमने पुरजोर तरीके से उठाया है और भारतीय जनता पार्टी में ये ताकत है, जब जनता के बीच में जाती है तो जनता का आशीर्वाद पाती है। अरविंद केजरीवाल जी की तरह गाली नहीं मिलती। चुनाव जो है लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे भी, लेकिन जो आज सवाल है उसका उत्तर दीजिए। नीरज, बहुत धन्यवाद। नीरज जी का। देखिए, मैंने स्पष्ट किया अभी कि जो मुख्य बिंदु है वो अरविंद केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार है और हम उसी पे रहेंगे। और ये राजनीतिक द्वेष की जो आप बात करते हैं, मैं पुनः कहूंगा, राजनीतिक द्वेष है। सत्येंद्र जैन 3 महीने से जेल में है, कट्टर ईमानदार थे। मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच चल रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजनीतिक द्वेष है लेकिन बेल पे बाहर है। पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम, राजनीतिक द्वेष है लेकिन मामला रद्द नहीं हुआ। और तमाम ऐसे उदाहरण, ये कुछ नहीं है, ये केवल एक संकेत देता है कि अरविंद केजरीवाल के पास हमारे प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं है और वो कट्टर बेईमान है। इसमें गौरव जी मेरा निवेदन है, अगर वो इसको राजनीतिक द्वेष मानता है तो कह दे कि मनीष सिसोदिया कभी ओबराय नहीं गया, वो कह दे उसका अरोड़ा बंधुओं से, विजय नायर से कोई संबंध नहीं, को जानते ही नहीं है वो।
डिनाई कर दे, प्रेस मीडिया में आकर कह दे हम तो जानते नहीं उनको, हमें झूठी बीजेपी कह रही है और कभी भी हम ओबराय होटल नहीं गए, कभी भी हमारी 10 मीटिंग नहीं हुई। मना कर दे, वो कौन कह रहा है उनसे? बस छापे के बाद भी मनोज सिसोदिया को हटाया नहीं गया और दूसरी केजरीवाल को डायरेक्ट उनका नाम नहीं 101% सब इनका मास्टरमाइंड तो केजरीवाल है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था, उसमें पहली मीटिंग के अंदर केजरीवाल था, उस मिनट्स को बाहर किया गया, एक नया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया जिसका हेड सिसोदिया को बनाया गया था। केजरीवाल जानबूझकर बाहर आया था और मालूम है ये सब कुकर्म केजरीवाल ने कह कराए कि चिंता मत करो, मैं आऊंगा, मैं हरीश चंद्र हूं, लोग मेरे को मान लेते हैं। आज तक तो इसके लोगों ने माना है कि ईमानदार आदमी है, तो इसीलिए 100% स्वतंत्र जैन भी इसलिए नहीं हटाए जा रहे और मनीष सिसोदिया से भी इसलिए नहीं मांगा जा रहा है, वरना वहां पर दीदी का भी एग्जाम्पल देख लेते एक बार लेकर। दीदी के पास हाथ मिलाने तो गए था, दीदी ने तो हटा दिया मंत्री को, तो ये क्यों नहीं हटा रही? one last question we are taking. देखिए नीरज जी, आपने जो बात करी है, मैं आज के मुद्दे पे रहते हुए केवल एक बात कह के अंत करूंगा इस प्रेस वार्ता का। अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी, मनीष सिसोदिया जी भ्रष्टाचारी। कोई परिवार इनको घर में घुसने नहीं देगा। भाजपा जो परिवार है ये पूरे विश्व का सबसे सम्मानित, सबसे बड़ा परिवार है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। धन्यवाद। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के खुलासे के बाद पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सदमे में है। उसके पास कोई जवाब नहीं है और जो प्रयोग उन्होंने महाराष्ट्र में किया, जो प्रयोग उन्होंने कर्नाटक में किया, जो प्रयोग उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, जो प्रयोग उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में किया था, जो प्रयोग उन्होंने उत्तराखंड में किया था, जो प्रयोग उन्होंने गोवा में किया था, जो प्रयोग उन्होंने राजस्थान में करने की कोशिश की, जो प्रयोग उन्होंने बंगाल में किया था, यानी कि पूरे देश में सरकारों को गिराने का, खरीदने का, विधायकों को तोड़ने का जो सिलसिला उनका चल रहा था, उसमें सबसे बड़ा हथियार उनका था सीबीआई और ईडी। वही प्रयोग वो दिल्ली में करना चाहते थे और वो प्रयोग पूरी तरीके से फेल साबित हुआ, इसलिए कि जिस मनीष सिसोदिया को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, जिस मनीष सिसोदिया के जरिए उन्होंने दिल्ली की सरकार में तोड़फोड़ करने का प्रयास किया और ये कहा कि साथ आ जाओ, तो जैसे सबकी ईडी सीबीआई खत्म, तुम्हारी भी ईडी सीबीआई खत्म हो जाएगी। मनीष सिसोदिया ने साफ कह दिया, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, ऐसे टूटने और भागने वाले नहीं है, हम तुमसे लड़ेंगे और तुम्हारी एक एक कार्रवाई का जवाब देंगे। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये वही भारतीय जनता पार्टी है। जब नारद स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो नारद स्टिंग ऑपरेशन के जरिए मुकुल राय का भ्रष्टाचार खोलने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की। पूरे देश में हंगामा किया, कहने लगे नारद स्टिंग ऑपरेशन खोल दिया, नारद स्टिंग ऑपरेशन खोल दिया, मुकुल राय का भ्रष्टाचार खोल दिया। और उस भ्रष्टाचार में जो जो लोग शामिल थे मुकुल राय के साथ, वो सारे के सारे लोग बीजेपी में शामिल हो गए। वो सारे के सारे लोग बीजेपी में शामिल हो गए। शारदा घोटाला खत्म हो गया, नारद स्टिंग ऑपरेशन खत्म हो गया, मुकुल राय का भ्रष्टाचार खत्म हो गया। उनके साथ शामिल नारद स्टिंग ऑपरेशन में जो भ्रष्टाचारी लोग थे उनका भी भ्रष्टाचार खत्म हो गया और उनको बीजेपी ने अपनी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। कहने लगे आओ हम आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाते हैं। दूसरा मामला आया हेमंत विश्व शर्मा का वाटर घोटाला। उस वाटर घोटाले में अमेरिका तक में चार्जशीट लगी, अमेरिका तक में सवाल उठा और आसाम की उस समय की भारतीय जनता पार्टी के लोग आज वो बेचारे मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं है। वो बीजेपी के नेता वो बुकलेट जारी कर रहे थे
कह रहे थे ये है वाटर घोटाला हेमंत बिस्व शर्मा का, ये पूरी बुकलेट तैयार है, ये भ्रष्टाचार की पूरी कहानी लिखी हुई है। भाजपाइयों ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, किया होगा हजारों करोड़ का वाटर घोटाला, चिंता की बात नहीं, हमारे साथ आओ, हम तुम्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए, आज आसाम के मुख्यमंत्री हैं। याद कीजिए अजीत पवार को, उनके लिए पूरे चुनाव में देवेंद्र फडणवीस जी कहते थे पवार साहब चक्की पिसिंग 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 पिसिंग, उनका बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और सुबह सुबह 6:30 बजे चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म की सीन की तरह गए फडणवीस जी और अजीत पवार जी, दोनों लोग शपथ लेकर आ गए। याद कीजिए नारायण राणे, उनके खिलाफ बाकायदा जमीन घोटाले का मामला चल रहा था, उनको अपने साथ तोड़ के लाए, उनकी पार्टी का विलय कर लिया और उनको पहले राज्यसभा का सांसद बनाया और फिर देश का मंत्री बना दिया। याद कीजिए टेलीकॉम घोटाला हुआ था इस देश में, एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था और उस टेलीकॉम घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 20 दिन तक देश की संसद चलने नहीं दी। यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा, याद रखिएगा। उस सुखराम जी के और टेलीकॉम घोटाले को लेकर 20 दिन तक देश की संसद नहीं चलने दी, लेकिन उसी सुखराम को हिमाचल प्रदेश के अंदर अपनी सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं वो तुरंत ईमानदार हो जाते हैं, उनकी ईडी की जांच बंद हो जाती है, उनकी सीबीआई की जांच बंद हो जाती है, उनका भ्रष्टाचार ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। याद कीजिए येदियुरप्पा, हजारों करोड़ का माइनिंग घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार में फंसे, उनको निकाल के बाहर कर दिया गया, फिर बाद में उनको लाकर मुख्यमंत्री बना दिया गया। याद कीजिए व्यापम घोटाला, शिवराज सिंह जी की सरकार सिर्फ फंसी ही नहीं, कई लोगों ने आत्महत्या की उस व्यापम घोटाले को लेके। कितने प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए, लेकिन 2017 में व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह जी की सरकार को पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दिया गया। तो मेरा सवाल है आज भाजपाइयों से कि जिस संजय राठौड़ के लिए तुमने अनशन किया था, आंदोलन किया था, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर इस संजय राठौड़ को नहीं निकालोगे, इसके ऊपर तो तमाम आरोप हैं। उसी संजय राठौड़ को जब निकाल दिया बाहर उद्धव ठाकरे जी ने, तो दोबारा सरकार बनाने वक्त जब जरूरत पड़ी तो राठौड़ को मंत्री पद की शपथ दिलाई और फडणवीस जी ताली बजा रहे थे। यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा। और ऐसा ही प्रयास, जो प्रयास इन्होंने मुकुल राय के साथ किया, जो प्रयास इन्होंने शिंदे के साथ किया, जो प्रयास इन्होंने तमाम राज्य सरकारों को गिराने के लिए किया, वही प्रयास मनीष सिसोदिया के साथ कर रहे थे और कह रहे थे आ जाओ हमारे साथ, गिरा दो दिल्ली की सरकार, शामिल हो जाओ आम आदमी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में, हम तुम्हारी ईडी और सीबीआई की जांच को खत्म कर देंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं है ये आंदोलन के कोख से निकली हुई पार्टी है। यहां ऐसे भाजपाइयों के प्रयास कभी सफल होने वाले नहीं है। एक बार किया था इनके एक नेता ने प्रयास किया था और उस नेता के प्रयास में हमारे एक विधायक दिनेश मोहनिया ने खुद ही उसका स्टिंग ऑपरेशन कर लिया था। बीजेपी वाले नेता जो पैसे देने की बात कह रहा था, पद देने की बात कह रहा था। तो ये आम आदमी पार्टी के नेता है, ये टूटने वाले नहीं है, ये तुम्हारी किसी भी बंदर घुड़की में फंसने वाले नहीं है। और इसलिए इस प्रकार का प्रयास मत करो। तुम्हारी फर्जी और झूठी कार्रवाइयों को पूरा देश देख रहा है और समय आने पर जवाब देगा। आपका कोई सवाल हो तो पूछो। किस तरीके से मैसेज या फोन आया, किस तरीके से ऑफर दिया गया? मैंने इतने नाम तो आपको बताए, मुकुल राय से लेके और शिंदे तक पूरी की पूरी विधायकों की खरीद फरोख्त कर ली, सारी जांचें बंद कर दी, सारी कार्रवाइयां, सारे भ्रष्टाचार खत्म कर दिए, बताए तो सारे नाम। वही प्रयास मनीष सिसोदिया के साथ भी कर रहे थे। बीजेपी कह रही कि फोन तो सीबीआई ने जब्त कर दिया, तो
अच्छा, खाली फोन माध्यम होता है? भाजपाइयों को पता नहीं किस किस माध्यम से वो काम करते हैं। आज के दुनिया में सिर्फ एक ही माध्यम रह गया है। फोन भी माध्यम है, मैसेज करवाना भी माध्यम है, मुलाकात भी माध्यम है, तमाम माध्यम है। भाजपाइयों के पास तमाम हथकंडे हैं। हथकंडे तो सिंधे के खिलाफ जो जानकारी मिली कि ईडी के अधिकारी तक फोन करके कह रहे थे टूट के चले जाओ भाजपा के साथ, तब इशारों में बात कर रही है, इशारों में बात कर रही है। आपने पढ़ी नहीं सीबीआई की एफआईआर? सारा कुछ सोर्सेस और उसी को लेके भाजपा ही चिल्ला रहे हैं। और हम इनका पूरा इतिहास बता रहे हैं कि ये यही काम करते हैं, ऐसे ही ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं, तो हम इशारों में बात कर रहे हैं। अरे भाई, ये तो कुकृत्य ये कर चुके हैं, इसका कोई प्रमाण चाहिए ही नहीं आपको। ये तो सामने है, समय आने पे सब बता दिया जाएगा। वो अपनी चाल चल रहे हैं, हम भी अपनी समझदारी से चाल चल रहे हैं। इंतजार कीजिए, वक्त आने पे सब बताएंगे। ये सब बताएंगे समय आने पे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, मनीष सिसोदिया न टूटने वाले हैं न डरने वाले हैं, क्योंकि वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं। आपकी इस प्रकार की बंदर घुड़कियों से और ईडी सीबीआई की फर्जी कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं हैं। आज आम आदमी पार्टी जो कह रही है, इतना बता दीजिए सिसोदिया साहब ने सीएम साहब को और पार्टी को कब बताया कि उनके पास कौन है? ये कब बताया? देखिए, ये सारी चीजें आज उन्होंने सार्वजनिक कर दी। सार्वजनिक करने से पहले जरूर वार्ता हुई होगी, जरूर बातचीत हुई होगी। उसकी डिटेल आपके सामने या चैनल पे बताने के बजाय उन्होंने साफ तौर पे ट्वीट करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे बता दिया। क्या इस प्रकार का प्रयास आया, इस प्रकार से कोशिश की गई? और मनीष सिसोदिया अगर पहले शख्स होते तब आप हो सकता है उनकी बात पे यकीन नहीं करते। ये तो प्रयोग इनका मैंने बताया, तो भाजपाई सरकारों को गिराने, खरीदने, तोड़ने, लालच देकर सरकारों को बर्खास्त करने और गिराने के फैक्ट्री बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। फैक्ट्री बन चुकी है। एक नहीं अनेक उदाहरण दे दिया। आपको तो पता भी नहीं चल पाया था तब। मनीष सिसोदिया ने तो कम से कम सामने आके बता दिया। शिंदे ने बताया था आपको मुकुल राय ने बताया था, आपको हेमंत विश्व शर्मा ने बताया था, आपको बताया था प्रेम खांडू ने बताया था, प्रेमा खांडू ने आपको बताया था उत्तराखंड की सरकार जब गिराने जा रहे थे। गोवा में जिस तरीके से विधायकों को खरीद फरोख्त करके पिछली सरकार बनाई थी, नहीं बताया। लेकिन मनीष सिसोदिया ने सामने आके बताया कि नहीं, ये हम नहीं होने देंगे। ये बुनियादी फर्क है, इस बात को समझिए। ये जो सीरियल ऑफेंडर हैं, उनके बारे में आप हमसे प्रमाण मांग रहे हैं, ये तो यही काम करते हैं। ईडी सीबीआई का नेताओं के खिलाफ दुरुपयोग, मतलब सरकार तोड़ने और गिराने की कोशिश। इसके पहले की कोशिशों को किसी ने पर्दाफाश नहीं किया। मनीष सिसोदिया के ऊपर हुई कोशिशों को मनीष सिसोदिया ने पर्दाफाश कर दिया। यह है बुनियादी फर्क। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी की जिस तरह से छवि खराब हुई है, उससे बचने के लिए किस तरह की स्क्रिप्ट अच्छा, हमारी दूसरा ये कि गुजरात में अब आप लोग कास्ट कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि राजपूत नेता की छवि सिसोदिया साहब की गढ़। अच्छा, हमारी छवि खराब हो रही है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए पकड़ा गया हो, जिस पार्टी के केंद्रीय मंत्री कहते हो पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम नहीं, जिन लोगों ने भारत के शहीदों के ताबूत में घोटाला किया, जिन लोगों ने 10 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपतियों का माफ कर दिया और 5 लाख करोड़ रुपए टैक्स माफ कर दिया, और जिनके राज में घोटालों का कीर्तिमान स्थापित हुआ और घोटालेबाजों को अपनी पार्टी में शामिल करके गंगा जल से पवित्र कर दिया, वो कह रहे हमारी छवि खराब हो रही है।
वो कह रहे हमारी छवि खराब हो रही है। अपने गिरेबान में झांक के देख। अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी बात है भाजपाइयों की। मैं कल भी चैनल पे देख रहा था और बहुत सारे टीवी एंकर को भी देख रहा था। वो कह रहे थे कि आपकी पार्टी तो ईमानदारी की बात करती है, आपकी पार्टी तो ईमानदारी की बात करती है। इसका मतलब इस देश के चैनल के सारे एंकर ये मानते हैं कि ईमानदारी की बात सिर्फ हम ही कर सकते हैं। भाजपा ही तो बेईमानों की फौज है ही है, वो तो करेंगे ही बेईमानी, उनसे सवाल नहीं है हमारा। कांग्रेस वाले बेईमानी करेंगे, उनसे सवाल नहीं है। आपकी पार्टी, हमारी पार्टी ईमानदार थी, ईमानदार है, ईमानदार रहेगी। लेकिन यह अच्छी बात मुझे लगी कल से जितने भी भाजपा वाले बोल रहे हैं और टीवी के एंकर्स कि आपकी पार्टी ईमानदारी की बात करती थी। इसका मतलब कि वो सारे लोग मानते हैं कि बीजेपी बेईमानों की फौज है, भ्रष्टाचारियों की फौज है। कांग्रेस और बीजेपी से ईमानदारी की बात करना भी बेकार है। सबसे पहले गुजरात के सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, सब लोगों, जो ये लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, सब लोगों को मेरा नमस्कार। और पिछले कई महीनों से मैं लगातार गुजरात आ रहा हूँ। लोग बहुत दुखी हैं गुजरात के। पिछले 27 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, उनमें बहुत अहंकार आ गया है। वो सुनते ही नहीं है किसी की। वो कहते हैं कि क्या कर लेंगे लोग हमारा, लोगों के पास तो ऑप्शन ही नहीं है। कांग्रेस को वोट देंगे तो हम कांग्रेस के एमएलएस को खरीद लेंगे, हमें काम करने की क्या ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से जनता के सामने जनता के मुद्दों के ऊपर चर्चा कर रही है। हम एक पॉजिटिव कैंपेन चला रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम महंगाई से कैसे आपको छुटकारा दिलाएंगे, बेरोज़गारी से कैसे छुटकारा दिलाएंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे। आज हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी देने आए हैं। गारंटी मतलब कि अगर हम काम ना करें तो हमें अगली बार वोट मत देना। तो मैं बाद में बात करूंगा। आज मेरे को बहुत खुशी है कि दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री, ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोला है, अमेरिका के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर, जहाँ पे दुनिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, दुनिया भर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपनी फ़ोटो देखने के लिए तड़पते हैं, वो न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे मनीष सिसोदिया जी की फ़ोटो छपी और उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। आज मैं उनको साथ में लेके आया हूँ। गुजरात के बच्चों का भविष्य हम कैसे बनाएंगे, गुजरात के बच्चों को हम कैसे अच्छी शिक्षा देंगे, पहले ये उस पर बात करेंगे, फिर मैं आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, साथ ही गुजरात के आम आदमी पार्टी की बहुत विश्वसनीय मेहनती लीडरशिप और मीडिया के सभी साथी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत को विकसित देश बनने के लिए एक बहुत शानदार शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है। बिना शानदार व्यवस्था के, हर बच्चे के लिए शानदार शिक्षा व्यवस्था के बिना भारत विकसित देश नहीं बन सकता। भारत दुनिया में नंबर 1 देश नहीं बन सकता। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में एक शिक्षा क्रांति शुरू हुई और उनके नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में, उनके विजन पर चलते हुए आज दिल्ली में दिल्ली के हर बच्चे के लिए फ्री शानदार विश्व स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित की गई है। दिल्ली में पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए आज शानदार शिक्षा उपलब्ध है। दिल्ली के हर माँ बाप आज इस बात से संतुष्ट हैं कि हमारे बच्चे के लिए केजरीवाल जी ने शानदार स्कूल बनवा दिए हैं। इसी तरह का काम अब पंजाब में भी शुरू हो गया है। केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, वहाँ भगवंत मान जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो पिछले 5 महीने के अंदर अंदर इतनी तेजी से काम कर रही है शिक्षा पर कि आप देखिएगा बहुत जल्द वहाँ पे बहुत शानदार स्कूल देखने को मिलेंगे और वहाँ की रिजल्ट देखने को मिलेंगे।
अच्छी शिक्षा आज गुजरात के भी हर बच्चे का हक है, वो चाहे गांव में रहता हो, चाहे कस्बों में रहता हो, शहरों में रहता हो, वो सरकारी स्कूल में पढ़ता हो या प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो। अच्छी से अच्छी शानदार शिक्षा आज गुजरात के भी हर बच्चे का हक है। तो आज मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आप सबके बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से गुजरात के हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज से हम सपना देखना शुरू कर दें कि हम अपने बच्चों के लिए, गुजरात के एक एक बच्चे के लिए, गुजरात में पैदा होने वाले हर एक बच्चे के लिए एक शानदार शिक्षा की व्यवस्था लागू करेंगे। और वो शानदार शिक्षा की व्यवस्था गुजरात के गांव देहात से लेकर शहरों तक हर जगह लागू होगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि शहर के कुछ स्कूलों को अच्छा करेंगे, जैसा दिल्ली में हर स्कूल को किया है। तो इसलिए आज मैं आपके बीच में अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से केजरीवाल जी की शिक्षा गारंटी के रूप में गुजरात के सामने कहना चाहता हूं कि आप सब अरविंद केजरीवाल जी को मौका दें। गुजरात के सभी पेरेंट्स जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, या वो सभी लोग साथ साथ जो चाहते हैं कि गुजरात का आधार मजबूत करने के लिए, गुजरात को विकसित आगे बढ़ाने के लिए हर बच्चे को शानदार शिक्षा मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से, केजरीवाल जी की तरफ से गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद गुजरात के हर बच्चे के लिए फ्री और शानदार शिक्षा व्यवस्था गुजरात में दी जाएगी। फ्री और शानदार शिक्षा व्यवस्था। दूसरा, गुजरात के हर सरकारी स्कूल को दिल्ली की तरह से इतना शानदार बनाया जाएगा जैसे कि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल होते हैं। जैसे हमने दिल्ली में हर सरकारी स्कूल को उतना शानदार बनाया है। और यहाँ के सभी विद्यालयों में टीचर्स की जो कमी है, वो टीचर्स की कमी तुरंत भर्ती करके दूर की जाएगी। किसी भी स्कूल में टीचर्स की कमी नहीं रहने दी जाएगी। मैं खुद गुजरात के स्कूलों में गया था और मैंने देखा था कि टीचर्स भी महीने महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किए जाते हैं। परमानेंट टीचर्स हर स्कूल में पूरी भर्ती करके किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्राइवेट स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों की दिल्ली में भी केजरीवाल जी की सरकार से पहले ये समस्या थी कि वहाँ फीस बहुत मनमाने तरीके से बढ़ाते हैं और पेरेंट्स एक बार अपने बच्चों को दाखिला तो करा लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनके हाथों लुटने पे मजबूर होते हैं। हमने दिल्ली में करके दिखाया है और गुजरात में भी करके दिखाएंगे केजरीवाल जी के नेतृत्व में कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की फीस किसी भी प्राइवेट स्कूल को नाजायज रूप से नहीं बढ़ाने दी जाएगी। तो इससे गुजरात के एक एक बच्चे को अच्छी शानदार फ्री शिक्षा की गारंटी मिलेगी। आज केजरीवाल जी की तरफ से मैं आपके समक्ष ये गारंटी रख रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि गुजरात के लोग अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा के लिए केजरीवाल जी की इस गारंटी के आधार पर केजरीवाल जी को एक मौका जरूर देंगे। धन्यवाद। अब गुजरात में लगभग 1 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं, उसमें 53-54 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और 44 लाख के करीब बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। दोनों के साथ धोखा होता है। जो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं उनकी फीस मनमानी बढ़ा देते हैं, उनको ज़बरदस्ती करते हैं उनके साथ, और जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। तो अभी जो मनीष जी ने अभी आपके सामने पूरा खाका रखा, उससे गुजरात के इन 1 करोड़ बच्चों का भविष्य सुधरेगा। ये बहुत बड़ी बात है। तभी गुजरात की तरक्की होगी और तभी देश की तरक्की होगी। और ये जो आज स्कूलों की और शिक्षा व्यवस्था की बहुत बुरी हालत है, ये भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के कुशासन का नतीजा है। इनको अगर एक मौका और दे दिया तो 5 साल और ख़राब करेंगे ये लोग। अब मैं आपको स्वास्थ्य की गारंटी के ऊपर आता हूँ। गुजरात के सरकारी अस्पतालों का, सरकारी डिस्पेंसरी का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। धीरे धीरे इस पूरे सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है, जानबूझ के ख़त्म किया जा रहा है। और इसलिए ख़त्म किया जा रहा है ताकि आदमी मजबूरी में प्राइवेट स्कूल अस्पतालों में प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाने के लिए मजबूर हो।
और प्राइवेट अस्पताल इतने महंगे हो गए कि अगर एक कोई बड़ी बीमारी किसी के हो जाए तो पूरी ज़मीन जेवर सब बिक जाते हैं, आदमी कर्जे में आ जाता है और कई किसान इस वजह से मौत कर अब सुइसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनके पास बीमारी का इलाज करने के लिए पैसे नहीं होते। दिल्ली में हमने ये व्यवस्था की कि दिल्ली में सरकारी अस्पतालों को पहले हमने शानदार बनाया, मोहल्ला क्लिनिक को शानदार बनाया, और फिर हमने कहा कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे इस जात का हो चाहे उस जात का हो, चाहे आदमी हो औरत हो, इस धर्म का हो उस धर्म का, 2 करोड़ लोगों को सबको पूरा इलाज मुफ्त होगा। सारी दवाइयाँ, सारे टेस्ट, सारे ऑपरेशन, सब कुछ मुफ्त कर दिया हमने दिल्ली की जनता के लिए। सो पहली गारंटी स्वास्थ्य में मेरी ये है, गुजरात के हर व्यक्ति, गुजरात में रहने वाले हर व्यक्ति का पूरा इलाज मुफ्त होगा और अच्छा होगा। मुफ्त का मतलब ये नहीं कि सरकारी अस्पताल इतने ख़राब होंगे कि आप जाना ना चाहें, तो मुफ्त होगा और अच्छा होगा। दूसरी गारंटी, सारी दवाइयाँ, सारे टेस्ट, सारा इलाज, सारा ऑपरेशन, अमीरों का भी गरीबों का भी सबका मुफ्त होगा। अमीर प्राइवेट में जाना चाहें उनकी मर्जी है, लेकिन उन किसी से ये नहीं पूछा जाएगा बीपीएल कार्ड दिखाओ। जो सरकारी अस्पताल में जाएगा उसका इलाज मुफ्त होगा। तीसरी चीज़, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, हर गांव के अंदर एक गांव का क्लिनिक खोला जाएगा और शहरों में हर वार्ड के अंदर एक क्लिनिक खोला जाएगा। तो जितनी छोटी मोटी बीमारियां, खांसी जुकाम बुखार, उसके लिए आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, आपको बड़े अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है। एयर कंडीशनड है, सारे के सारे शानदार हैं, वहाँ पे आप जा सकते हो। चौथी चीज़, जितने सरकारी अस्पताल हैं आज गुजरात में, इनको प्राइवेट के मुकाबले अच्छा किया जाएगा, शानदार किया जाएगा, सेंट्रली एयर कंडीशन किया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों को अच्छा करेंगे और नए सरकारी अस्पताल भी खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी खोलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहते हैं मुफ्त होगा और इलाज हो ही ना, इलाज शानदार होगा, अच्छा होगा। और आखिरी चीज़, दिल्ली में हमने एक स्कीम बनाई है, अगर किसी का भी एक्सीडेंट होता है उसका पूरा इलाज हम मुफ्त कराते हैं, चाहे उसका प्राइवेट में कराना पड़े। अगर सीरियस एक्सीडेंट हो जाए और सरकारी अस्पताल में नहीं हो सकता तो बेस्ट से बेस्ट प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज कराते हैं, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। अभी तक पिछले 3 साल में 13,000 लोगों की हम जान बचा चुके हैं स्कीम के तहत, क्योंकि एक्सीडेंट होता है, लोग कोई उसको उठा के नहीं ले जाता अस्पताल, उसे लगता है मैं अस्पताल ले गया तो मेरे पल्ले पड़ जाएगा। हमने कहा आप अस्पताल ले जाओ, उसका सारा खर्चा हम देंगे, बस अस्पताल में ले जाकर उसको एडमिट करा दो। तो ये 5 गारंटी आज मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में दे रहा हूँ। एक दो चीज़ें और बात करना चाहता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मैं आया था, लगभग महीना 1.5 महीना पहले, तो कई सारे पूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन धरने पे, प्रदर्शन पे बैठे हुए थे। तो उनकी एक डिमांड ये थी कि जो गुजरात का रहने वाला व्यक्ति सेना में शहीद हो जाता है बॉर्डर पे, तो उसको उचित मुआवजा नहीं मिलता। दिल्ली में हम लोग, दिल्ली का रहने वाला अगर कोई भी व्यक्ति फौज में है और काम कर रहा है और बॉर्डर पे शहीद हो जाता है, हम उसको 1 करोड़ रुपए देते हैं। तो उस टाइम मैंने उनके बिहाफ पे मैंने ऐलान किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम उनको 1 करोड़ रुपए देंगे। मुझे बेहद खुशी है कि कल गुजरात सरकार ने ऐलान किया है कि वो भी अपने पूर्व सैनिक, कोई भी शहीद होगा तो उसको 1 करोड़ रुपए की राशि देगी। मैं इसके लिए गुजरात सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन एक डिमांड और है मेरी। हमारी दिल्ली में जो स्कीम है उसमें सैनिक भी शामिल हैं और पुलिस वाले भी शामिल हैं, क्योंकि पुलिस भी अपनी जान जोखिम में डाल के उनको बचाती है। तो अगर कोई पुलिस वाला भी किसी ऑपरेशन में शहीद हो जाता है, उसके परिवार को भी मैं खुद उनके घर जाके 1 करोड़ का चेक दे के आता हूँ। तो गुजरात पुलिस के भी कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जाए 1 करोड़ रुपए वाली स्कीम के अंदर, कि अगर गुजरात पुलिस का भी कोई व्यक्ति शहीद होता है तो उसको भी 1 करोड़ मिलेगा। दूसरी चीज़, ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता कह रही है कि ये जो 1 करोड़ इन्होंने ऐलान किया है, इन लोगों की मंशा नहीं है करने की। 3 महीने बाद चुनाव है इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि बाकी किसी भी राज्य में नहीं किया इन्होंने, बीजेपी वालों ने मध्य प्रदेश में भी नहीं किया, हिमाचल में भी नहीं किया, यूपी में नहीं, गुजरात में किया क्योंकि 3 महीने बाद चुनाव है।
तो जनता ऐसा कह रही है कि इनकी मंशा नहीं है करने की। पहले 1 लाख रुपए देते थे, अभी तक वो भी देते नहीं थे, कागजों में थे, लोगों को धक्के खाने पड़ते थे 1 लाख रुपए लेने के लिए भी। मेरा ये निवेदन है गुजरात सरकार से, अगले 10 दिन के अंदर पिछले 5 साल में जितने भी शहीद हुए हैं लोग, उनको सबको 1-1 करोड़ रुपए की राशि दी जाए, ताकि जनता को भरोसा हो कि आप देंगे, आप झूठा ऐलान नहीं कर रहे। और अगर गुजरात सरकार नहीं देती तो हमारी सरकार बनने के बाद 10 दिन के अंदर, सरकार बनने के 10 दिन के अंदर 5 साल में जितने गुजरात के रहने वाले शहीद हुए, उन सबके परिवारों को हम 1-1 करोड़ रुपए की राशि देंगे। एक बात कि स्टेट ट्रांसपोर्ट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट में जो काम करने वाले हैं, उनकी तनख्वाह बहुत कम है। जो कच्चे कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह बहुत कम है। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, मेरे से मिलने के लिए आए थे। मैं ऐलान करता हूं कि हमारी सरकार बनने के 1 महीने के अंदर उनकी जितनी मांगें हैं वो सारी मांगें पूरी की जाएंगी। सभी गुजरात सरकार के स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सभी ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और दूसरे कर्मचारियों से उनसे निवेदन करता हूं कि जब आप बसों में चल रहे होते हैं, एक यात्री को बोलो कि अब बदलाव चाहिए गुजरात को, अब बदलना है। एक यात्री को बोलो कि इस बार झाड़ू पे वोट डालनी है। सारे ड्राइवर, सारे कंडक्टर लग जाओ, 3 महीने का टाइम है। सब लोग एक यात्री को, हर बस के अंदर एक यात्री को बोलो और खड़े होकर सामने बोलो कि इस बार झाड़ू पे वोट डालनी है। आपका काम करने की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी तनख्वाह 1 महीने के अंदर हम बढ़ा देंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हैं तो बताइए। 1 by 1। आपको बीजेपी से कोई संदेश मिला है? आपने ऐसा जिक्र किया है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो। हाँ, एक बार ही बता रहे हैं। मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था कि मेरे पास मैसेज आया कि 2 मैसेज थे, 2 पार्ट थे उस मैसेज के, कि एक तो आपके खिलाफ जितने ईडी के, सीडी के, सीबीआई के केस चल रहे हैं, इनको सबको खत्म कर दिया जाएगा। और दूसरा है कि आप बीजेपी ज्वाइन करके, पार्टी तोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए और हम आपको सीएम बना देंगे, क्योंकि हमारे पास में कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है वहाँ पे दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी में। तो मैंने कहा भाई, ये सीबीआई, ईडी जितने केस चल रहे हैं, इनकी सच्चाई तो मैं जानता हूँ, क्योंकि ये सारे केस फर्जी हैं। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। इनफैक्ट मैं अरविंद केजरीवाल जी की टीम में हूँ ही इसलिए कि मैं एक कट्टर ईमानदार आदमी हूँ। मैंने अब तक सारा काम ईमानदारी से किया है, कट्टर ईमानदारी से किया है। तो इन फर्जी केस में कोई दम नहीं है। आप इनकी धमकियां तो नहीं दे सकते मुझको, इनसे नहीं डरा सकते। और रही सीएम कैंडिडेट बनाने की बात, सीएम बनाने की बात, तो मैंने स्पष्ट किया कि मेरा सपना सीएम बनना नहीं है। मैं यहां राजनीति में सीएम बनने के ख्वाब लेके नहीं आया। मैं जो ख्वाब लेके आया हूं वो ये है कि दिल्ली के हर बच्चे को शानदार एजुकेशन मिले। और आज मैं काम कर रहा हूं कि देश के हर बच्चे को शानदार एजुकेशन मिले, वो चाहे गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा। मेरा सपना यह है, मैं उस सपने पे काम कर रहा हूं। और मैं जानता हूं कि ये सपना अरविंद केजरीवाल जी ही पूरा कर सकते हैं। इस देश में कोई और नेता नहीं है जो देश की एजुकेशन को वहां ले जा सकता हो जहां से हमारे देश के हर बच्चे को शानदार एजुकेशन मिले। तो मैं ये भी आप भूल जाओ कि मैं किसी सीएम कैंडिडेट बनने के और सीएम बनने के चक्कर में यहाँ हूँ। मैं तो अरविंद जी के साथ हूँ। अरविंद जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के आदेशों पर, उन्हीं के डायरेक्शंस में दिल्ली में काम किया है और राजनीति में काम किया है। देखिए, जो लोग जिन्होंने मुझे मैसेज दिया, उन्होंने मुझे कहा कि वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जी को हम नहीं ज्वाइन कराया था, असम में हेमंत शर्मा जी को हम नहीं ज्वाइन कराया था, फिर नारायण राणे जी से लेके और जो और ज्वाइनिंग उन्होंने कराई हैं, तो उन्होंने कहा कि हम पे आप भरोसा रखिए, हम लोग इसमें हैं
हम ही ज्वाइन कराते हैं, जयंत पांड्या जी को भी हमने ही ज्वाइन कराया था। तो अब आप पूछ लीजिए उन लोगों से उनको किसने ज्वाइन कराया था। एक एक करके वो छोड़ दीजिए, आप चिंता मत कीजिए। ये तो वही लोग बताएंगे ना कि उनको किन्होंने ज्वाइन कराया था। मुझे मेरे पास जो लोग आए उन्होंने दावा किया। लोगों से भी पूछ लीजिए आप। दो सवाल है मेरे। पहला सवाल ये है कि हर्ष संघवी जो हमारे यहाँ के गृह राज्य मंत्री है, आपके ट्वीट को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है कि पहले ये तय कीजिए कि आप भगत सिंह की संतान है या महाराणा प्रताप, क्योंकि दो ट्वीट में अलग अलग है। हम दोनों। दूसरा सवाल ये है कि वो जानना चाहते हैं कि कौन सा राजपूत समाज नाराज है। आपने लिखा है राजपूत समाज नाराज। मैं शहीद भगत सिंह का फॉलोअर भी हूँ, मैं महाराणा प्रताप की दिलेरी बहादुरी का फॉलोअर भी हूँ, मैं गांधी से लेके सरदार पटेल तक सबको अपना गुरु, अपने पिता तुल्य मानता हूँ और उनको अपने जीवन का आदर्श मानता हूँ। पूरे देश में लोग नाराज हैं। एक मिनट, जिस व्यक्ति को पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था सौंप देनी चाहिए, जिस व्यक्ति ने 5 साल के अंदर करिश्मा करके दिखा दिया, मौजूदा रवायती पार्टियां 70 साल में जो काम नहीं कर पाई और जिस व्यक्ति ने वो काम करके दिखा दिया कि सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया, इस देश के गरीब बच्चों को भविष्य दे दिया, उस व्यक्ति पे सीबीआई की रेड कराते हो तुम लोग? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और फिर ये अनर्गल बातें कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। पूरे शिक्षा व्यवस्था, प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए, उनको कहना चाहिए भाई जो भी पार्टी हो, पार्टीबाजी करने थोड़ी, देश का विकास करना है। मनीष जी बैठिए, हमें बताइए कैसे शिक्षा व्यवस्था ठीक करें। ये होना चाहिए था। ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, सारे समाज नाराज हैं। राजपूत भी नाराज हैं, ब्राह्मण भी नाराज हैं, बनिए भी नाराज हैं, एससी भी नाराज हैं, एसटी भी नाराज हैं, अमीर भी नाराज हैं, गरीब भी नाराज हैं, औरतों भी नाराज हैं, आदमी भी नाराज हैं। सब नाराज हैं कि मनीष सिसोदिया को गलत तरीके से सताया जा रहा है। उनको अब 3-4 दिन में इनको गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार, 1 मिनट, गिरफ्तार करने का क्या नतीजा होगा? 3 महीने 4 महीने तक शिक्षा व्यवस्था सफर करेगी। किसके फायदे में है ये? पूरा केस फर्जी है। किसको फायदा होगा? हम काम रुकने नहीं देंगे, लेकिन थोड़े दिन के लिए बाधा तो पहुंचेगी। इससे देश का भला होगा क्या? क्या चेंज कर दिया? लीगल पॉलिसी जो थी, सीबीआई की रेड होने के बाद तुरंत ही आप लोगों ने लीगल पॉलिसी को चेंज क्यों कर दिया? सीबीआई की रेड होने के बाद नहीं किया। 1 अगस्त को किया था। उसका कारण है 850 दुकानें खुलनी थी दिल्ली के अंदर। एक एक करके 350 दुकानें खुल पाई, 500 दुकानें नहीं खुल पाई। जिस तरह से केंद्र सरकार और सारी एजेंसीज दबाव डाल रही थी हमारे अफसरों के ऊपर, अफसरों ने उस पॉलिसी के तहत नई दुकानें का ठेका करना, नीलामी करने के लिए मना कर दिया। एलजी का दबाव था, पुलिस का दबाव था, सेंट्रल एजेंसीज का दबाव था। वो पॉलिसी बहुत अच्छी है, हम किसी के साथ भी डिबेट करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास ऑप्शन नहीं थी। अगर हम वो नहीं करते, सारी दुकानें बंद हो जाती और वहाँ पे नकली दारू बिकनी चालू हो जाती, जैसे आज गुजरात के अंदर है। इसीलिए हम पुरानी वाली पॉलिसी पे चले गए। पुरानी पॉलिसी में 100 कमियां हैं, लेकिन कम से कम नकली दारू तो नहीं बिक रही है। हमारे को कोई लालसा नहीं है। जैसा मनीष जी ने कहा, ये सीएम बनने नहीं आए और मैं भी पीएम बनने नहीं आया। हमारा एक ही सपना है। 75 साल हो गए हमारे देश को, अभी तक हमारा देश पिछड़ा क्यों रह गया? हमारे बाद जो देश आज़ाद हुए वो हमसे आगे चले गए। सिंगापुर आगे चला गया, जापान आगे चला गया, जापान तहस नहस हो गया था, जर्मनी तहस। हम पीछे क्यों रह गए? वो इन्हीं लोगों की वजह से रह गए। अगर इनके भरोसे, तो अब हमारे पास हमें सबको मिलके देश को आगे बढ़ाना है।
मेरा एक ही सपना है, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश देखना है। वो नेता और पार्टियां नहीं कर सकते। आप सब लोगों के साथ मिलके 130 करोड़ लोगों को एक साथ मिला के और इस देश को नंबर 1 बनाएंगे। गुजरात में सरकार बनेगी तो क्या यहाँ भी लीकर मुक्त करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम जो पॉलिसी आज नशाबंदी की चल रही है वो नशाबंदी की पॉलिसी लागू रखेंगे, लेकिन गैर कानूनी शराब का धंधा नहीं करेंगे। वो धंधा करते हैं, 10,000 करोड़ की दारू का धंधा करते हैं, ये उनका धंधा है। हम अपनी पार्टी को गैर कानूनी शराब बेच के नहीं चलाएंगे। और आप जिस दिन ये पूरा मामला हुआ रेड का, उसके दूसरे दिन आपने गुजरात आने का ऐलान कर लिया, लेकिन यहाँ की आपकी टीम कह रही है कि आपके ऊपर हमले का खतरा है। आपका कोऑर्डिनेशन स्टेट से या उनसे ठीक से नहीं होता है, या कैसे आपके पास ये इंफॉर्मेशन? नहीं, मैं समझा नहीं। आपके ऊपर हमले का खतरा है, ऐसे यहाँ के लोकल नेता कह रहे हैं। वो ये कराते हैं ना दूसरी पार्टी वाले। डीजी से परमिशन मांगी थी, आप तो ये आपने गुजरात में आने का ऐलान दूसरे दिन। दूसरी पार्टी वाले सब कुछ कर सकते हैं, गुजरात के लोग नहीं करेंगे, ये दूसरी पार्टी वाले करेंगे। गुजरात के लोग बिल्कुल नहीं। गुजरात के लोग अब हमें प्यार करते हैं। गुजरात के लोग इनके 27 साल के शासन से तंग आ चुके हैं। अच्छा, आप एक छोटी सी चीज बताओ, कोई आदमी अगर आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है, आप उससे प्यार करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। कोई अगर आपके परिवार का अच्छा इलाज करा देता है, आप उससे प्यार करोगे कि नहीं करोगे? कोई कहता है मैं आपको 24 घंटे बिजली दूंगा, मुफ्त बिजली दूंगा, ये तो करते नहीं, ये सब मैं करता हूं, तो मेरे से क्यों नहीं प्यार करेंगे गुजरात के लोग यार? हाँ, वो तो आरोप लगाते रहेंगे, उनको मत सुनिए आप, गुजरात की जनता को सुनिए। गुजरात आज ये सारा, मैं आपसे एक पूछता हूं प्रश्न, ये सारा रेड वेड अब अचानक क्यों चालू हो गई? इसको गिरफ्तार कर लिया, एक और कल केस एक और रजिस्टर कर दिया, अभी तो बहुत गिरफ्तारियां होंगी। ये सब गुजरात के चुनाव की वजह से। दिसंबर में खत्म हो जाएगा, दिसंबर तक हो रहा है बस, ये दिसंबर तक चुनाव हो जाएगा गुजरात का। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है, इनका 27 साल का शासन खिसक रहा है। अभी मनीष भी गिरफ्तार होंगे और भी कई हो सकता है, मेरे को भी कर लें। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, होमगार्ड्स की जितनी भी मुद्दे हैं, होमगार्ड्स की जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मैं आश्वासन देता हूं कि सरकार बनने के 1 महीने के अंदर हम पूरा करेंगे। होमगार्ड से भी मेरा निवेदन है, जम के प्रचार करें, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं, आपके मुद्दों का समाधान हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।